नहीं दिए। अगर हम आंख बंद कर कभी कहते हैं कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा, नौसिखिया जिसको कहते हैं, वो आते हैं तो वह कोचिंग ज्ञान नहीं देते हैं, वो अपने व्यवसाय यानी कि कोचिंग को व्यवसाय बना लिए। बच्चे आते हैं तो विद्यालय जाना होता है, सुबह में अपना वर्दी पेटी पहन के जब निकलते हैं तो चरण नहीं छूते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे और शिष्य के बीच आध्यात्मिक लगाव होनी चाहिए। नहीं, जादू की बात है, जो लड़के वही टॉप करते हैं, हमने आज तक देखा है, जो कंटिन्यू क्लास किए हुए हैं। बच्चों को कौन सा मेथड समझ में आ रहा है, इसको भी रीडिंग करनी पड़ेगी। गरल सिधारुक करे उमिताई, गौपद सिंध अनलचित लाई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस चौपाई का उल्लेख करते हुए गुरु की महिमा और भगवान की कृपा का जिक्र किया है। जब गुरु की कृपा होती है, गुरु की महिमा, और गुरु किसी अपने शिष्य पे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि गौपद सिंध अनल चितलाई, पूरा पर्वत जो है, समुद्र जो है, वह गौ के खुर के समान हो जाता है। कब? जब गुरु सच्चा हो और गुरु की कृपा मनुष्य पर बरसने लगे तब। आज मेरे साथ वही गुरु एक विराजमान हैं, शिक्षाविद हैं, परिचय के लिए मोहताज तो नहीं है। अगर इनके परिचय के बारे में मैं कुछ बताऊं तो सूर्य के दीपक दिखाने के बराबर होगा। नाम है दिनेश सर। दिनेश सर समूचे सारण प्रमंडल और पूर्वांचल का एक बहुचर्चित चेहरा है। बात जब शिक्षा के जगत की होती है, बात जब अच्छे शिक्षकों की होती है, तो दिनेश सर का नाम अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है। दिनेश सर का एक शिक्षण संस्थान है, साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो गोपालगंज जिले के मीरगंज में संचालित होता है। लगभग 3 दशक पूर्व से यह संस्था वहाँ संचालित हो रही है। दिनेश सर ने उसकी स्थापना की, दिनेश सर ने उसका नींव डाला, और आज उस संस्थान से निकले हुए बच्चे देश के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के परचम लहराते हुए देश की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, बेजुबान और मजलूमों की सहायता और सहायक के रूप में खड़ा है। दिनेश सर आज मेरे साथ हैं और इनसे चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आज धड़ाधड़ पेपर लीक होता है, आखिर इसका रीजन क्या है, पेपर क्यों लीक होता है। आज मेरी जो अपनी मातृभाषा हिंदी है, जो मादरे जवान जिसे हिंदी में कहा जाता है कि हम लोगों की मादरे जवान है हिंदी, आखिर इतनी कमज़ोर क्यों हो गई है। देवभाषा के रूप में किसी ज़माने में युगों युगों से विख्यात संस्कृत भाषा आज विलुप्तता की शिकार क्यों बन चुकी है। तमाम विषयों पे चर्चा करेंगे, आप लोग जरूर अंत तक देखिएगा। बहुत कुछ सीखने को, समझने को और गौर करने के लायक दिनेश सर आपके बीच बात रखेंगे। बहुत विद्वान हैं, शिक्षाविद हैं, इनकी बातों पर आप लोग बड़ी गौर से देखिएगा, गौर फरमाइएगा और अंत तक जरूर बने रहिएगा वीडियो में। बहुत कुछ नया आज आपको सुनने और सीखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर, आपके चैनल को भी धन्यवाद और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गरजता हुआ सवाल एक निकल करके आ रहा है बिहार की भूमि से, जो बिहार की भूमि कभी गौरव की भूमि हुआ करती थी, शिक्षा की भूमि थी। आज वही बिहार बदनाम हो रहा है, धड़ाम धड़ाम पेपर लीक हो रहा है। बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे परीक्षा देने के लिए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन जैसे अभी परीक्षा होना प्रारंभ होना थोड़े देर समय रहता है परीक्षा प्रारंभ होने में, तब तक पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जिस उत्साह और उमंग के साथ बच्चे अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर जाने की तैयारी करते हैं, उसी दुख से बड़ी व्याकुलता के साथ बच्चे औंधे मुँह गिर जाते हैं और वहाँ से पुनः अपने अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशनों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं कि चलिए गाड़ी पकड़िए, यह बिहार है और यहाँ परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो जाता है। जी, तो मैं बताना चाहता हूँ सर, ये पेपर जो लीक होता है छोटी समस्या नहीं है जी, यह बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें जितने भी हमारे समाज के विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सबको सामने आना पड़ेगा जी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, पेपर लीक होने से इसमें अमीरों की कुछ जाति नहीं है जी। अमीर बच्चों को कुछ लॉस नहीं होता है, मेरे ख्याल से लॉस होता है उस निर्धन गरीब छात्रों का, जो जिनके पास क्या है, मनी नहीं है, पैसा नहीं है, ट्यूशन पढ़ा करके बच्चे तैयारी करते जी हाँ, जो ट्यूशन पढ़ा के तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनका तो सब कुछ चला जाता है जी। वो पूरे लॉस में चले जाते हैं, जान लीजिए। और ये बिहार के लिए बहुत दुखद समाचार। दोषी कौन है इसके लिए, कैसे हो जाता है? अब दोषी की बात करें तो देखिए, इसमें हम तो एक लाइन में बोलेंगे, इसकी दोषी है हमारी सरकार। सफेद पोस्ट भी दोषी है। बिल्कुल वही गवर्नमेंट चाह दे तो कुछ नहीं होगा। आप शासन पे सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन पे उठा रहे हैं?
देखिए सरकार पर उठा रहे हैं, शासन पे उठा एकदम एकदम जो चाहेंगे वहाँ पर जो सीएम बैठा हुआ है, जो शिक्षा मंत्री है, जो चाह देंगे वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। एक नया नज़ारा देख रहे हैं पटना में, कुछ दिनों से दिख रहा है कि अगर आप रोजगार मांगने जाइएगा, अपने हक की बात को लेकर के पटना के सड़कों पे आंदोलन करिएगा, तो नीतीश जी की पुलिस आप पे लाठी बरसाने लगती है। कहाँ तक सहमत हैं इस कार्रवाई से? जी, मैं तो इसे एकदम मतलब इसका हम कंडेम करते हैं, एकदम इसे इसका हम सहमत नहीं है। यह भी बहुत दुखद बात है। मान लीजिए कि जो हम लोग बिहार की जनता है, जो नवयुवक हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो अपना हक के लिए तो आवाज़ उठा ही सकते हैं, और इस पर कोई लाठी मारता है तो ये तानाशाही वाली बात है। दूसरा सवाल दिनेश सर से है कि लंबे अरसे से आप शिक्षा के जगत में हैं, आपके बच्चे आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में है, कोई चिकित्सा के क्षेत्र में है, लगातार बच्चे आपके परचम लहराते रहते हैं। जब भी इंटर की परीक्षा का परिणाम घोषित होता है तो टॉपर विद्यार्थियों की बात जब होती है तो उसमें साइंस कोचिंग का नाम पहले आता है। कौन रहस्य, कोई जादू जानते हैं या फिर कोई सेटिंग गेटिंग आप भी जानते हैं? आपके बच्चे इतना सफल कैसे हो जाते हैं? जी देखिए, पहली बात है कि एक्सपीरियंस एक मायने रखता है जी। कोई भी काम के लिए एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। सिंपल सा आपको हम फंडा दे रहे हैं कि नया नया कोई बीटेक करके जाता है जॉब में, उसको 12 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ मिलते हैं। वही 5 साल जब एक्सपीरियंस हो जाती है उसको, तो उसकी सैलरी 5 लाख तक चली जाती है। एक्सपीरियंस होने से क्या होता है कि हर चीज़ की वो बारीकी से समझ पाता है, और जो काम 1 साल में होते हैं वो 6 महीना में भी ख़त्म कर देता है। सेम फंडा आपको टीचिंग में लगता है। टीचिंग में भी वही फंडा अप्लाई किया जाता है। हम हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि बच्चों को कैसे दें, क्या दें कि कम समय में सिंपल तरीका से वो समझ पाए और पूरी सिलेबस को वो कवर कर पाए। बहुत सारे हमारे कोचिंग में है कि कंप्लीट हम लोग सिलेबस ख़त्म करते हैं, और बच्चों को हम एक साइंटिफिक मेथड हम बताते हैं जो आपकी चर्चा नहीं किए थे। वैज्ञानिक विधि हमारे पास है। वैज्ञानिक विधि का नाम है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि उसमें राइटिंग कम होती है, लैंग्वेज कम हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ग्राफ के माध्यम से कम समय में हम लोग पूरा मटेरियल उसको दे देते हैं, और पूरा उसमें जो मेन पॉइंट्स उसको समझा दिया जाता है, और बच्चे उसको बेखूबी अपने लैंग्वेज में जाके लिख सकते हैं। यानी साइंस को पढ़ना है तो सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ाना होगा, सिंपल मेथड लगाना होगा, और बच्चों को कौन सा मेथड समझ में आ रहा है इसको भी रीडिंग करनी पड़ेगी ताकि बच्चे उसको समझ पाए। आज जब तक साइंस को कोई समझेगा नहीं, आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। कोई आर्ट्स नहीं है कि याद करके हम अपना काम कर लेंगे। और हम उस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चे के माइंड में क्लास में हर बातें उसके दिमाग में सेटअप हो जाती है, और बच्चे कहते हैं कि सर तो पूरा याद हो गया है। कहीं से कोई पूछते हैं बता देते हैं। यही कारण है कि देखिए हमारे बच्चे जो निर्धन छात्र हैं, जो आगे तक की पढ़ाई अगर यहाँ कॉलेज में करते हैं, तो प्राइवेट संस्थान कोचिंग चलाकर अपना जीविका का पालन करते हैं और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। अब जितनी कोचिंगें आप देख रहे हैं मीरगंज में, उसमें 95% कोचिंग हमारे स्टूडेंट के द्वारा चलाई जा रही है। सो हमारे ही प्रोडक्ट हैं। गौरव का विषय जी, बहुत गौरव की बात है। देहाती क्षेत्र में जाएं, पता नहीं दूसरे कोचिंग के बच्चों में ये स्किल क्यों नहीं आता है, लेकिन मेरे बच्चे कुछ नहीं करते हैं तो टीचिंग स्टाइल उनके अंदर आ ही जाती है। बेरोजगार नहीं रहते हैं, और हमको बहुत खुशी होती है। हम जो पढ़ाते हैं तो हम अपने जैसा दिनेश सर ही पैदा करने का प्रयास करते हैं। वो हमारा एजेंट नहीं है। हमारे कितने दिनेश सर हैं सहारनपुर मंडल में? दिनेश सर नाम तो हमको पता नहीं है। दिनेश सर के स्वरूप कितने हैं जो आज कार्य में हैं? देखिए अकेले हम हैं, और हमारे जो डुप्लीकेट हैं यहाँ, समझिए कि मतलब कि मेरे जो छाया हमने जो दिया है वो समझिए कि 1000 हो जाएंगे कम से कम, मिनिमम 1000, 1000। आइए, सबसे बड़ा सवाल है सर कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षा का दौर चल रहा है। यह परीक्षा का माह है। बच्चे परीक्षा को लेकर के बड़ी व्याकुल हैं। बच्चों में एक भय का माहौल है कि किस प्रकार से तैयारी करें, कौन क्वेश्चन आएगा, जिसको हमने पढ़ा वो आएगा कि नहीं आएगा। नाना प्रकार के भय बच्चों के मन में है और बच्चे संकुचित हैं। किस प्रकार से अब तो परीक्षा प्रारंभ हो गया है, ऐसी परिस्थिति में ऐन वक्त में बच्चों को क्या करना चाहिए जो कि सहजता और सुगमता के साथ बच्चे क्वेश्चन को डील कर सकें? अब देखिए, जहाँ तक पढ़ाई की बात है, एजुकेशन की बात है, हमारा अनुसार एजुकेशन क्या है, दुनिया का सबसे पावरफुल थिंग्स है जी। इससे बड़ा पावरफुल कुछ हो ही नहीं सकता है। और जो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली है, जिसके अंदर पावर अधिक है, अब बच्चे सोचते हैं कि हम ऐसे ही जादू की छड़ी घुमा के टॉप कर जाएं। दिनेश सर, जादू तो कोई जानते हैं, इतना बड़ा अचीवमेंट और इतनी बड़ी उपलब्धि प्रत्येक वर्ष आप इंटरमीडिएट के परिणाम जब घोषित होते हैं उसमें देते हैं। जादू तो कोई जानते हैं, भले आप ऑन कैमरा नहीं बता रहे हैं। नहीं, जादू की बात है, जो लड़के वही टॉप करते हैं। हमने आज तक देखा है, जो कंटिन्यू क्लास किए हुए हैं,
ऐसा नहीं कि कोई आके उसी जादू की बात मैं कर रहा हूँ। जब आप वर्ग में होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो उसी में कोई मंत्र मारते हैं शायद आप। जी वही पढ़ाई। बच्चे कहते हैं कि दिनेश सर एक बार जिस क्वेश्चन को कह देते हैं कि इसको टिक मार लो, यह क्वेश्चन आएगा इस वर्ष भौतिकी में, रसायन शास्त्र में, वह क्वेश्चन आ जाता है। कैसे आप कोई जिन जिनात रखे हैं या फिर आपको पूर्ण कॉन्फिडेंस होता है, आप विश्वास से ओतप्रोत रहते हैं कि यह क्वेश्चन आ ही जाएगा? क्या जादू होता है उसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे और शिष्य के बीच आध्यात्मिक लगाव होनी चाहिए जी। अगर अब तो ऐसा नहीं रहा, अब तो सर हो गए। नहीं, आध्यात्मिक लगाव हमारे यहाँ वैसी बात नहीं है। हमारे आध्यात्मिक लगाव होता आज भी है, ऐसे ज्ञान की परंपरा को आप बरकरार रखें। जी, हमारे यहाँ वो सब चलता है। हमारे बच्चे सब क्या हैं, बोलिए संस्कारी हैं, और जब तक आध्यात्मिक लगाव हमसे नहीं होगा, हम उसको ज्ञान दे ही नहीं पाएंगे। हम उसको पूरा अध्यात्म ले जाते हैं, अपने हर्ट उसको लगाव देते हैं, उसके बाद हम टीचिंग करते हैं तो 100% कैच करता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। जी, बात सही है आपके यहाँ बिल्कुल हमारे यहाँ है। अभी तक हम उसको रखने का प्रयास किए हैं, हमारे बच्चे भी कोऑपरेट करते हैं, इस बात को रियलाइज करते हैं। हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। कौन जादू जानते हैं? कैसे आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाते हैं कि यही प्रश्न आएगा? अच्छा, ये तो एक्सपीरियंस की बात है, अनुभव। जी जी, इतना नहीं कह नहीं दिए। अगर हम आंख बंद करके कभी कहते हैं कि क्वेश्चन आएगा तो आएगा। और आज का फीस के पेपर बच्चे भी कहते हैं कि आज का फीस के पेपर कई परीक्षा केंद्रों पे मैं गया, परीक्षा केंद्रों पे बच्चों से बात हो रही थी। बच्चों से कुछ हम फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे थे, पूछ रहे थे कि इस कोचिंग के विद्यार्थी हो, तो कहा कि साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट मीरगंज में पढ़ते हैं। तो पूछे कि कितना क्वेश्चन सर गेस कराए थे और उसमें से कितना आज आ चुका है? तो कहा जी हमको लगता है कि 99% आ गया। मजबूर होकर के आज मुझे आपके साथ बैठना पड़ा। आखिर इतना जो है ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से? आपको हम बताते सर, जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं कि लिखो ये आ गया है, तो लड़का बहुत हंसता है कि सर अभी एग्जाम बहुत दिन है। नहीं, आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस में आपके बच्चे आज दिखे विभिन्न परीक्षा केंद्रों। वही बता रहे हैं, तो हम कहते हैं लिखो आ गया है, तो लड़का आश्चर्य करता है, सर अभी क्वेश्चन कहिया आएगा? हम कहते लिखो ना, नहीं आएगा तो अपना कोचिंग बंद करके हिमालय पहाड़ पर चले जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। बाल बच्चे भी हैं आपके सर, तपस्या करने जाएंगे तो बच्चों का क्या होगा? बच्चों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये क्वेश्चन लिखो आ गया है, एग्जाम के बाद इस क्वेश्चन को देखना आया कि अगर नहीं आया, आपको हिमालय पे जाना पड़ा तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे ही क्वेश्चन को हम टिक आउट करते हैं जो हमको एकदम कॉन्फिडेंस से अवेयर करे। अभी आश्वस्त है कि जो हिमालय की चोटियों में, हिमालय के गुफाओं में जो तपस्या करता है वो प्रधानमंत्री बनता है। जी, ऐसा है। निशाना कहीं दूसरे जगह नहीं ना? नहीं, हमको पॉलिटिक्स में उतना ही कुछ नहीं है। हम जिस पद पर हैं वही हमारा। आइए ना एक और विषय पे चर्चा करते हैं सर, हिंदी। हिंदी हम लोगों की मादरी जबान है। कहा जाता है कि मेरी मातृभाषा है और संवैधानिक भाषा। कितनी प्रशंसा करूं हिंदी के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हिंदी आज विलुप्तता की ओर बढ़ रही है। बच्चे आते हैं तो विद्यालय जाना होता है, सुबह में अपना वर्दी पेटी पहन के जब निकलते हैं तो चरण नहीं छूते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग। आते हैं पढ़ के तभी कहते हैं गुड इवनिंग। यह कब समाप्त होगा? आखिर यह परंपरा कहाँ जा रही है जो अपना एक सनातन है, जो भारत की हिंदी की एक भाषा है? बच्चे नमस्कार नहीं बोल रहे हैं, प्रणाम सर नहीं कह रहे हैं। विद्यालयों में जाते हैं तो गुरुजी का चरण छू करके प्रणाम नहीं करते, मॉर्निंग सर कहते। अब तो हद तब हो गई है जब बच्चे मॉर्निंग कहने लगे हैं, गुड मॉर्निंग भी नहीं करते। जी, इसमें देखिए, जहाँ तक ये बात है, इसमें जो नए जो टीचर आ चुके हैं उनकी बहुत भारी कमी है जी। जैसे हम लोग ओल्ड हैं तो हम लोग के साथ ऐसा नहीं होता है। नौसिखिया जिसको कहते हैं, वो आते हैं तो वह कोचिंग ज्ञान नहीं देते हैं, वो अपने व्यवसाय यानी कि कोचिंग को व्यवसाय बना लिए। आप मान रहे हैं कि शिक्षा आज व्यवसाय, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है। यही कारण है कि सरकारी विद्यालयों की दशा लगातार बिगड़ते जा रही है। जी, एकदम बिल्कुल सही बात है। यानी यहाँ पे ये फैक्टर काम कर रहा है कि बच्चे, गुरु जो अभी जो टीच कर रहे हैं, नए नए जो नौसिखुआ हैं, वो बच्चे से और उनके ज्ञान में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। बच्चे उनको तौल देते हैं, तो इतना ही है, ठीक है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट उतना नहीं मिलता है। अगर दोनों के ज्ञान में डिफरेंस ज़्यादा होता तो बच्चे उनका चरण स्पर्श करते, लेकिन आज कुछ जाने नहीं, थोड़ा सा नॉलेज लिए और फिर टीचिंग करने चले। इंटर पास बच्चे बीएससी की लड़कियों को, बीएससी के बच्चों को ऑनर्स केमिस्ट्री, ऑनर्स बायोलॉजी, ऑनर्स जूलॉजी ऑनर्स पढ़ाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, ये तो सब मतलब कि क्या कहें, शिक्षक के नाम पर वो लोग कलंक है। विषयांतर हो रहे हैं पुनः एक बार हम लोग। हिंदी क्यों कमजोर हो रही है सर? हाँ, ये देखिए, ये भी एक विशेष पॉइंट है, तो हम अपने अनुसार बता रहे हैं। देखिए, साइंस के हम टीचर हैं, साइंस पर हम फोकस करना चाहते हैं जी। जो बच्चे आपको जेईई मेंस और उसके बाद भी आप भारतीय हैं जी, जेईई मेंस और नीट की जहाँ तक बात है, चाहे मेडिकल करना चाहे इंजीनियरिंग करना, ये जितनी नीट की और एमबीबीएस की जो बुकें आती हैं, चाहे इंजीनियरिंग की बुकें आती हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री आपको जो साइंस में आते हैं, ये फॉरेन जो बुक है, राइटर जो फॉरेन के हैं उन्हीं की बुक चलती है।
वही लोग ज़्यादा रिसर्च किया। क्या अपने भारत में कोई ऐसा विद्वान नहीं है जो उसका अनुवाद करके हिंदी में कर दे? यहाँ पर लोग हैं, लेकिन उसको भी लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी में न लिख के क्या करते हैं, उसको इंग्लिश में लिखते हैं। उसी राह पे चल उसी राह पर चलते। कारण है कि जो उसका हिंदी जो शब्द है मतलब कि बहुत टेढ़ा है, जी। इंग्लिश जो है बड़ा सीधा है। अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें, दोनों लैंग्वेज की बात करें, तो हिंदी और इंग्लिश में इंग्लिश ईजी होगा और हिंदी का तो बहुत टफ हो जाता है। अपने पिताजी का नाम लोग नहीं रखेंगे, 3 अंकों का होगा तो, और 1 अंकों का अंग्रेजी में होगा तो उसको रख लेंगे। हाँ, आजकल वही फैशन हो रहा है, देख ही रहे हैं, शॉर्टकट में लोग नाम रख रहे हैं, फैशन हो गया है। अभी तो देख रहे थे कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि MBBS की पढ़ाई जो है उसकी पुस्तकें अब हिंदी में आएंगी। हाँ, जब वो आ जाएगी हिंदी में, यानी कि पढ़ाई हिंदी में होगी, बच्चे एकदम हिंदी पढ़ना शुरू करेंगे और फिर हमारे हिंदी का क्रेज हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है सर संस्कृत। संस्कृत भारत की देव भाषा है। अधिकांश विद्यालयों में हम देख रहे हैं कि संस्कृत के अध्यापक तक भी नहीं है। देखिए, एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, जहाँ तक हमारे समाज में लोगों की बात है, लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं आदर्श नागरिक बनाने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। वह चाहते हैं कि हमारा लड़का नौकरी करे, ये सेंस लगा हुआ है, इस पर वो फोकस करते हैं। आदर्श नागरिक अगर बनना हो तब तो वो हिंदी संस्कृत पर फोकस करे, लेकिन ये हिंदी और संस्कृत का कोई यूज है नहीं। जो पढ़ा लिखा था वह समंदर के पार था, बाप को उसने कांधा दिया जो घर में बेकार था। जी जी जी, यही बात है। यही बात है। लोग पढ़ा लिखा के बच्चों को टॉप विदेश भेज देते हैं। जो निपढ़ रहता है घर पर रहता है, लेकिन काम कौन करता है? वही जो निपढ़ है वही काम करता है, असली काम वही करता है। और हम लोग क्या करते हैं, पढ़ा लिखा के उसको ऐसा जगह पर बैठाते हैं कि फिर भी वो लौट कर आना नहीं चाहता, वो अगले माहौल में चला जाता है। पिताजी कहाँ गए, उनकी कब मृत्यु, माँ का क्या हुआ, कुछ नहीं जानता है। तो इससे होता है कि हम लोग का संस्कार जो है ना समाप्त होते चला जा रहा है। दिनेश सर की एक और विशेषता है, दिनेश सर अधिकांश मेधावी और निर्धन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं और उसको उस ऊंचाई तक पहुंचाने के बाद ही दम लेते हैं। जिसकी चाह उसके मन में होती है, उसकी लालसा होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, प्रोफेसर बनूं, शिक्षक बनूं, उसके मुकाम तक आप पहुंचा के उसके बाद दम लेते हैं। कहाँ से इतना आपके पास एक ताकत आता है, ऊर्जा कहाँ से आती है आपके? जी देखिए, मैं ऊपर से थोड़ा था टाइट हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। बहुत मैं सॉफ्ट आदमी हूँ। हुकूमत के हाथी नियर दांत दूगो, दिखावे के दो फर चबावे। जी जी, क्योंकि ऊपर से हम अपने शासन को टाइट नहीं करेंगे तो बच्चों में संस्कार नहीं आएगा। ऊपर से कड़क है और नीचे से मुलायम है। अगर कोई लड़का निर्धन होता है, उसको देख के हमको आंख में आंसू आ जाता है, उससे पैसा कैसे ले, और कोई दे दिया तो फिर हम उसको डबल लौटाते हैं। दिनेश सर गाते भी बहुत अच्छा है। नहीं, गाना नहीं गाते हैं सर, शायरी भी करते हैं। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। साहित्य से लगाव है। साइंस के टीचर को साहित्य से लगाव है। नहीं, मतलब कि हम लोग साइंस वाले हैं, थोड़ा सा विज्ञान से जुड़े हैं। जी जी, प्योर हम लोग साइंस टीचर हैं। सबसे पहले मीरगंज में, आप जब मीरगंज के थाना रोड में द साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना आपने कब की थी? जी, ये 2000 में हमने किया था। 2000 में? जी, उस वक्त यहाँ मीरगंज में कोई संस्थान नहीं था इंटर के, सब एजुकेशनल इंटर का हुआ करता था हथुआ। प्रोफेसर लोग तो उस समय थे। अकेले मेरा कोचिंग यहाँ शुरू हुआ। अकेले शुरू किए कि और कोई थे? नहीं, अकेले में। घर से निकले थे अकेले, रास्ते में चलते गए, लोग मिलते गए और कारवां बना। जी जी जी, बिल्कुल। आज आपके पास शिक्षकों और बच्चों की लंबी जी 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 जी, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी कोचिंग चला रहे हैं मीरगंज में। अच्छा लगता है। देहाती क्षेत्र में जाते मेरे स्टूडेंट मिलेंगे, जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा स्टूडेंट मिल जाता है। बहुत सारे लोग दिनेश सर आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देंगे लोगों को, अपने छात्रों को, जो नए छात्र इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में बेहतर अंक से उत्तीर्ण होंगे? यह मेरी भी शुभकामना है, आपकी भी शुभकामना होगी। उन छात्रों को क्या संदेश देंगे जो कि परीक्षा में बैठ रहे हैं, परीक्षा पास करके पुनः अगली पढ़ाई प्रारंभ करने वाले हैं? जी, अभी तो इंटर की पढ़ाई एग्जामिनेशन चल रही है। ठीक है, बच्चे हमारे इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, मैट्रिक की होने वाली है। और बच्चों से मैं यही कहूँगा कि जो पढ़ लें उसका रिवीजन कीजिए, बढ़िया से रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस कीजिए और उसको अच्छा से, कोई डरने की कोई ज़रूरत। आजकल डिजिटल युग है दिनेश सर, और बच्चे सब बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। मोबाइल का सदुपयोग कैसे करें बच्चे? जी, मोबाइल है तो इसका सदुपयोग तो बहुत कुछ है, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही है। जी, आप चाहें तो इंडिया का कोई भी कंपटीशन का आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हैं, उसे लेकर आप बना सकते हैं। हमारे बच्चे ऐसा भी करते भी हैं, अच्छा लगता है। तो उसको चाहें तो अगर हम प्लस में यूज करते हैं, फायदे के लिए करते हैं तो फार बेटर है, और निगेटिव में जाते हैं तो बहुत सारा उसमें निगेटिव भी है। चलिए, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। दिनेश सर थे, और गोपालगंज में एक शहर है मीरगंज, जो उत्तर भारत का एक अति महत्वपूर्ण और व्यवसायिक केंद्र के रूप में विख्यात शहर है।
मीरगंज में जैसे आप थाना चौक से सबिया रोड की तरफ आगे बढ़ेंगे तो द साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट। दिनेश सर उसके संस्थापक हैं। अभी आप उनको सुन रहे थे, उनको देख रहे थे, मुस्कुराते भी गजब के हैं और इंसान भी बहुत बेहतर हैं। दिनेश सर को आप सुनिए, इनके बातों से आप कितना प्रभावित हुए। नीचे जाकर के प्रतिक्रिया बॉक्स है, उसमें अपना प्रतिक्रिया अवश्य अंकित करें और बताएं, वीडियो को शेयर भी करें और बताएं कि दिनेश सर के बातों से आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं। नमस्कार।